तो कहानी की शुरुआत अमेरिका में मौजूद एक सेंट्रल जेल से होती है, जहां पर मार्क मीचम नाम के एक बहुत ही खतरनाक कैदी को रखा हुआ था। और मार्क की खासियत ये थी कि उसे किसी से भी डर नहीं लगता। अपनी ऐसी आदत के चलते उसने जेल में कई कैदियों को अपना दुश्मन बनाया हुआ था, जिनमें से ही 2 कैदी आज भी जेल में मार्क को जान से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन मार्क लड़ाई में भी सबका बाप था। वो अकेले ही उन दोनों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और तब तक उन दोनों को नहीं छोड़ता जब तक जेल के गार्ड्स उसके पास आकर उसे पकड़ नहीं लेते। अब अभी जब मार्क को उसकी गलती की वजह से टोनी नाम के एक ऑफिसर के सामने पेश करा जाता है, तो अचानक टोनी मार्क से कुछ ऐसा कहता है जो सुनने के बाद तो मार्क के चेहरे की भी हवाइयां उड़ जाती हैं। वहीं शहर में कहीं पर एम्बर नाम की एक लड़की को कुछ गुंडों ने पकड़कर अपने घर में बांधा हुआ था, जिस दौरान घर में काम करने वाली एक औरत एम्बर के हाथ खोलने में उसकी मदद करती है। और अब अपने हाथ खोलते ही एम्बर पास में पड़े एक बेसबॉल बैट को उठाकर चुपचाप उन गुंडों के पास जाती है और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से सूदना शुरू कर देती है। असल में एम्बर शहर के सबसे खतरनाक जासूस में से एक थी और अपने एक केस के सिलसिले में जब वो इस बिल्डिंग में आई थी तो उन गुंडों ने उसको पकड़ लिया था। इसके बाद एम्बर उन्हीं गुंडों में से एक का फोन लेकर पुलिस वालों को फोन करके वहां पर बुलाती है, जिस दौरान ही पुलिस वालों के साथ एम्बर का सीनियर ऑफिसर भी वहां पर आ जाता है और एम्बर को बताता है कि किसी बहुत ही खास मिशन को करने के लिए HSI यानी कि होमलैंड सिक्योरिटी एजेंसी वालों को तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसीलिए अब से लेकर उस मिशन के खत्म होने तक तुम HSI के चीफ नेथन के रूल्स को फॉलो करोगी। ये सुनकर एम्बर तुरंत ही HSI के हेडक्वार्टर में जाकर नेथन से मिलती है, जो उसे उसकी बाकी टीम से मिलाता है, जिनमें मार्क भी शामिल था। असल में मार्क खुद भी एक बहुत ही खतरनाक एजेंट है, जो अपने ये केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जानबूझकर कई महीनों से जेल में कैदियों की तरह सजा काट रहा था। अब वैसे मार्क और एम्बर के अलावा टीम में शेफर्ड नाम की एक हैकर और साथ ही ल्यूक और बिल नाम के 2 LAPD ऑफिसर भी शामिल थे। तब नेथन उन लोगों को HSI के अपने जूनियर डेमन से भी मिलवाता है और डेमन उन्हें बताता है कि असल में उनकी टास्क फोर्स को एक मामूली से पुलिस ऑफिसर रॉबर्ट की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए बुलाया है। असल में रॉबर्ट एक दिन पहले कुछ बहुत ही जरूरी पता करने के लिए एक पोर्ट पर गया था, जहां पर 2 लोगों ने उसे जान से मारने की कोशिश करी, जिस दौरान रॉबर्ट वहां से भागने में कामयाब तो हो गया, लेकिन उसके बेफिक्र होकर सड़क पर पहुंचते ही उन्हीं किलर्स के तीसरे साथी ने आकर रॉबर्ट को जान से मार दिया। पर क्यों, ऐसा क्या था जिसके बारे में पता करने की कोशिश करने का खामियाजा रॉबर्ट को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा, और उसको जान से मारने वाले लोग कौन हैं और क्या करने वाले हैं। खैर अभी वैसे सारी टीम वाले डेमन और नेथन की बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि रॉबर्ट के कातिल का पता लगाना तो उनके मिशन का सबसे पहला पहलू है और असल में इस टास्क फोर्स को कुछ बहुत ही बड़ा करने के लिए बनाया गया है, जो उन्हें इसी केस के साथ आगे बढ़ते हुए पता चलेगा। अभी नेथन सबको बताता है कि रॉबर्ट के मरने से पहले उसके अकाउंट में $2 लाख किसी अननोन अकाउंट से आए थे, जिसका मतलब हो सकता है कि रॉबर्ट बस पैसे के बदले में बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल का साथ दे रहा हो। पर अगर वो साथ दे रहा था तो उसको पैसे देने के बाद भी उन क्रिमिनल्स ने जान से क्यों मार दिया। टास्क फोर्स का सबसे पहला काम यही पता करना था। इसके लिए नेथन सबसे पहले खुद शेफर्ड के साथ रॉबर्ट के घर पे उसकी बीवी से बात करने के लिए जाता है, जहां रॉबर्ट पर लग रहे रिश्वतखोरी के इल्जाम को सुनते ही उसकी बीवी रोने लग जाती है, क्योंकि रॉबर्ट उसके हिसाब से एक बहुत ही अच्छा इंसान था, जो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता था जिससे उनके शहर या फिर देश को नुकसान पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ मार्क बाकी सारे जनों के साथ रॉबर्ट के ऑफिस यानी कि पुलिस स्टेशन में आया हुआ था, जहां पर वो लोग रॉबर्ट के एक साथी मॉरिस से उसके बारे में बात करते हैं, पर मॉरिस से उसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें ही बोल रहा था। इसीलिए फिलहाल के लिए मार्क और बाकी सबको रॉबर्ट की मौत के बारे में ज्यादा चीजें पता नहीं चलती और वो लोग वापस से अपने हेड ऑफिस में आ जाते हैं। अब वहां पर आने के बाद जैसे तैसे उन लोगों को रॉबर्ट के कातिल के बारे में पता चल जाता है, जिसका नाम सीजर था और वो एक बेलारूसी आतंकवादी था, जिसका इन्वॉल्वमेंट और भी काफी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में होता है। अभी जैसे तैसे उसके यहाँ के घर के बारे में पता लगाकर सब लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, जिस दौरान ल्यूक और मार्क सबसे पहले घर के अंदर घुसने वाले थे, पर दरवाजे के पास पहुंचते ही कोई पीछे से उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। किस्मत से इस वक्त मार्क और ल्यूक के कोई भी गोली नहीं लगती और मार्क मौका देखकर अगले ही पल दरवाजे को तोड़ता हुआ घर के अंदर घुस जाता है, जहां पर सीजर तो मौजूद नहीं था, मगर उसके 2 साथी एक लड़का और एक लड़की मौजूद थे, जिन्हें पकड़ने के बाद बाहर एम्बर उनसे सीजर के बारे में जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है, मगर वो लोग उसे किसी भी हालत में सीजर के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाले थे। इसी बीच नेथन के पास अचानक से नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का हेड आता है, जो कि असल में उसे एम्बर के बारे में फोन करने के लिए आया था, क्योंकि एक मिशन के बाद से अचानक से एम्बर ने ड्रग लेना शुरू कर दिया था। इसीलिए नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के हेड के हिसाब से एम्बर को इतनी जरूरी टास्क फोर्स का हिस्सा बनाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था, लेकिन नेथन ने अपनी टीम को बहुत ही ज्यादा सोच समझकर सिलेक्ट करा था, इसीलिए वो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के हेड की बात को नहीं सुनता और वहां पर से वापस से ऑफिस में आ जाता है, जहां पर आने के बाद जब उसे पता चलता है कि सीजर के साथ ही किसी भी हालत में उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देने वाले, तो नेथन मार्क के पास जाकर उससे वापस से केस को शुरू से स्टडी करने के लिए बोलता है। और उस समय पर रॉबर्ट के बारे में सोचते हुए मार्क को याद आता है कि रॉबर्ट का साथी मॉरिस असल में उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था।
इसीलिए कुछ सोचते हुए वो मॉरिस के अकाउंट को भी चेक करने के लिए बोलता है, जिससे सबको पता चलता है कि जिस अकाउंट से $2 लाख रॉबर्ट के अकाउंट में आए थे, उसी सेम अकाउंट से $2 लाख मॉरिस के पास भी आए थे, जिसका मतलब साफ था कि मॉरिस को भी इन सब चीजों के बारे में सब कुछ पता है। इसीलिए ये बात समझ आते ही तुरंत ही मार्क अपने साथियों के साथ सीधा मॉरिस को पकड़ने के लिए उसके घर की तरफ जाने लग जाता है, जिस दौरान मॉरिस भी अपनी गाड़ी में बैठकर शहर से निकलने की तैयारी करने लग गया था। इस बारे में पता चलते ही मार्क और उसके साथी तुरंत ही उसकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं, जिसका ही पीछा करते हुए मार्क उसकी गाड़ी को रोकने के लिए अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी पे टक्कर मार देता है और उतने में ही एम्बर भी अपनी गाड़ी को मॉरिस की गाड़ी के पीछे भेड़ देती है। इससे अब ना तो मॉरिस के पास आगे जाने का रास्ता बचता है और ना ही पीछे जाने का। इसीलिए वो सरेंडर करते हुए मार्क और उसके साथियों के साथ उनके हेडक्वार्टर में आ जाता है और उन्हें बताता है कि असल में सीजर और उसके साथियों ने उन दोनों को पैसे इसीलिए दिए थे क्योंकि कुछ समय बाद सीजर को अपने साथियों के साथ पोर्ट पर एक बहुत ही जरूरी मीटिंग करनी थी। वो मीटिंग असल में किसी और बहुत ही खतरनाक आदमी के साथ थी। इसीलिए सीजर चाहता था कि रॉबर्ट और मॉरिस उस पोर्ट को खाली करवा दें। हालांकि मॉरिस तो सीजर का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार था, मगर रॉबर्ट का प्लान ये था कि वो सीजर और उस दूसरे खतरनाक आदमी के बारे में पता करके किसी तरह से सीजर और उस आदमी दोनों को ही पकड़वा देगा, और इसीलिए बस उसने दिखावे के लिए उन लोगों से पैसे लिए थे। मगर कुछ भी होने से पहले ही इस बारे में सीजर को पता चल गया था और इसीलिए गुस्से में आकर उसने रॉबर्ट को जान से मार दिया। अब जैसे कि सबको ये बात पता चल चुकी थी कि रॉबर्ट को जान से क्यों मारा गया है, तो अब उनका काम ये पता करना था कि सीजर कौन से खतरनाक बंदे से मीटिंग करने वाला है और वो लोग उनके शहर लॉस एंजलिस में कौन सी तबाही मचाने वाले हैं। इस बारे में पता करने के लिए सब लग जाते हैं और उसी बीच नेथन वापस से रॉबर्ट की वाइफ के पास जाकर उसे बताता है कि आपके पति बहुत ज्यादा बहादुर थे और वो किसी खतरनाक आतंकवादी को पकड़ने की कोशिश करते हुए मारे गए हैं। ये बात सुनने के बाद तो रॉबर्ट की वाइफ को भी रॉबर्ट पर काफी ज्यादा गर्व होता है और रोते हुए अपने बेटे के गले से लग जाती है। वहीं अपना काम करते हुए अचानक से मार्क के सर में दर्द होने लग गया था, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवाता है और रिपोर्ट देखकर डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है और तुम बस कुछ महीनों के मेहमान हो। इतने बड़े मिशन के बीच में ये बात मार्क के लिए अचानक से एक बहुत ही बड़ा धक्का थी, पर वो किसी भी हालत में अपने मिशन को खत्म करना चाहता था, इसीलिए वो इस बारे में अपनी टीम या फिर किसी और को कुछ भी ना बताने का फैसला करता है। पर क्या वो ऐसी हालत में मिशन को अच्छे से कर पाएगा? मार्क के दिमाग में लगातार यही सवाल चल रहा था। अब उसी शाम मॉरिस के फोन की तलाशी लेने पर बिल को पता चलता है कि कुछ ही देर बाद सीजर उस खतरनाक आदमी से मीटिंग करने के लिए पोर्ट पर आने वाला है, जहां पर वो लोग लॉस एंजलिस को तबाह करने का एक बहुत ही खतरनाक प्लान डिस्कस करेंगे। ये बात जानते ही नेथन, मार्क, एम्बर और उनके सारे के सारे साथी सीधा पोर्ट की तरफ जाने लग जाते हैं, जहां पर सीजर और उस खतरनाक आदमी की मीटिंग शुरू भी हो चुकी थी और सीजर खुद भी उसी आदमी के लिए काम करा करता था। अब उन लोगों की मीटिंग खत्म होने से पहले ही वहां पर नेथन बाकी सारे लोगों के साथ पहुंच जाता है और दोनों तरफ से भारी गोलीबारी चालू हो जाती है। तब जैसे तैसे सीजर ने वहां पर से अपने बॉस को तो भगा दिया था, मगर अभी वो अपने साथियों के साथ उसी जगह पर फंसा हुआ था और लगातार नेथन, एम्बर और बाकी सबके ऊपर गोलियां चलाया जा रहा था। तब एक समय पर वो एम्बर को शूट करके खत्म करने वाला होता है, पर तभी किस्मत से मार्क पीछे से आकर सीजर की गोली चलाने से पहले सीजर को ही शूट करके खत्म कर देता है। और तभी अचानक से नेथन की नजर एक पुलिस वाली गाड़ी के ऊपर पड़ती है जो कि पोर्ट से निकल रही थी। इससे नेथन को ये बात भी समझ आ जाती है कि पक्का लॉस एंजलिस के काफी सारे पुलिस वाले इन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। खैर अभी सीजर और उसके साथियों को मारने के बाद जब वो लोग उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो सबको ये बात पता चलती है कि असल में सीजर के बॉस ने सीजर से काफी ज्यादा मात्रा में एक्सप्लोसिव मटेरियल को मंगवाया था, जिसकी मदद से वो पूरे के पूरे लॉस एंजलिस को बर्बाद कर देना चाहता है। अब नेथन और उसके साथियों को सीजर के बॉस के असली प्लान के बारे में पता तो चल जाता है, मगर वो एक्सप्लोसिव मटेरियल अभी भी उनके हाथ में नहीं लगा था और जल्दी ही अगर वो लोग उस एक्सप्लोसिव मटेरियल को ढूंढने में कामयाब नहीं होते तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर लॉस एंजलिस में एक बहुत ही बड़ा धमाका कर लॉस एंजलिस को पूरी तरह से उड़ाया जा सकता था। अब जैसा कि एक बहुत ही बड़ा प्लान था और शहर के बड़े बड़े माफियाज को इस बारे में पता हो सकता था, इसीलिए एम्बर लोपेज नाम के एक बहुत ही बड़े ड्रग माफिया के बारे में बताती है, जिसके साथ एक समय पर एम्बर को क्रिमिनल बनकर काम भी करना पड़ा था क्योंकि वो अपने एक बहुत ही जरूरी मिशन को करना चाहती थी। और क्योंकि एम्बर के हिसाब से लोपेज को भी सीजर के बॉस के बारे में जानकारी हो सकती थी, इसीलिए वो वापस से अपनी क्रिमिनल वाली आइडेंटिटी में ही लोपेज के पास जाने का डिसाइड करती है, जिस पर नेथन भी मान जाता है और एम्बर से मार्क को भी उसके साथ लेकर जाने को कहता है। शुरू में तो एम्बर इसके लिए नहीं मानती क्योंकि बीच बीच में मार्क उसके साथ फ्लर्ट भी करता रहता था, मगर फाइनली वो मार्क को लेकर अपने साथ लोपेज के पास पहुंच जाती है, जो एम्बर को डेनियाला नाम से जानता था और डेनियाला उसके हिसाब से एक बहुत ही बड़ी क्रिमिनल थी। अब जैसा कि लोपेज के ठिकाने पर जाने के बाद मार्क इधर उधर की चीजों को बहुत ध्यान से देख रहा था, इसीलिए लोपेज को उसके पुलिस वाला होने पर शक हो जाता है और वो अपनी बंदूक निकालकर मार्क के ऊपर तान देता है। तब जैसे तैसे एम्बर लोपेज को शांत करवाते हुए मार्क की आइडेंटिटी चेक करने को कहती है, और जैसा कि मार्क कुछ समय पहले अपने मिशन को करने के लिए जेल में गया हुआ था तो पुलिस डेटाबेस में उसकी आइडेंटिटी पहले से ही एक क्रिमिनल की दिखा रखी थी,
जो देखने के बाद लोपेस थोड़ा सा शांत हो जाता है और अब एम्बर उससे कहती है कि मुझे पैसे की सख्त जरूरत है और मैं डायरेक्ट तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा काम करना चाहती हूँ। इस बात को सुनने के बाद लोपेस खुद ही उनके सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि उसे लॉस एंजलिस में होने वाले एक बहुत ही बड़ी कांड का जिम्मा मिला हुआ है। पर उस काम में वो एम्बर और मार्क को तभी शामिल करने वाला था जब एम्बर जैसे तैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मैक्सिको बॉर्डर में फंसे उनके एक ट्रक वाले ट्रक को यहाँ पर लेकर आ जाए। अब एम्बर और मार्क इस काम को करने के लिए तुरंत मान जाते हैं, जिसके बाद जब वो हेडक्वार्टर में जा रहे थे तो मार्क के सर में अचानक से दर्द होने लग गया था। तब एम्बर उससे उसके सर दर्द का कारण पूछती है, मगर मार्क उसे अपने ब्रेन ट्यूमर के बारे में कोई भी सच्चाई नहीं बताता और उससे झूठ बोलकर वापस से उसके साथ हेडक्वार्टर में जाने लग जाता है। दूसरी तरफ एचएसआई के हेडक्वार्टर में अचानक से लॉस एंजलिस का अटॉर्नी जनरल पहुंच जाता है, जो कि नेथन से उसके टास्क फोर्स बनाने का रीजन जानने के लिए आया था। लेकिन नेथन उसके बहुत ज्यादा पूछने के बावजूद भी उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि उसे किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर भरोसा नहीं था और नेथन के हिसाब से पॉलिटिशियन सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते थे। अब इसके थोड़ी देर बाद जब एम्बर और मार्क नेथन के पास आकर उसे लोपेस की शर्त के बारे में बताते हैं, तो नेथन डिसाइड करता है कि इस काम को करने के लिए भी मार्क और एम्बर अपने इसी टास्क फोर्स के साथियों के साथ जाएंगे, क्योंकि अगर वो धोखे से भी इस चीज में लॉस एंजलिस की पुलिस का सहारा लेते हैं तो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद गद्दार उनकी असली आइडेंटिटी के बारे में लोपेस को बता सकते हैं। अब जैसा कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी इस काम को खत्म करना था, इसलिए अपने प्लान के अकॉर्डिंग ल्यूक एक ट्रक ड्राइवर बनकर ट्रक को लेकर मैक्सिको बॉर्डर तक पहुंच जाता है, जिस दौरान टास्क फोर्स के बाकी सारे साथी भी उसके पीछे पीछे अलग अलग गाड़ियों में आ रहे थे। जिसके बाद मैक्सिको बॉर्डर के टोल नाके पर हो रही चेकिंग के दौरान ल्यूक ये झूठ बोलकर मैक्सिको में दाखिल हो जाता है कि वो अपने फार्म में मौजूद सुअरों के लिए खाना लेने जा रहा है। ल्यूक के अलावा बाकी सारे लोग तो प्राइवेट गाड़ियों में होने के कारण बहुत ही आसानी से मैक्सिको में दाखिल हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग सीधा कंटेनर को लेने के लिए उस जगह पर जाने लग गए थे जहां का एड्रेस लोपेस ने उन्हें दे रखा था। वहां मौजूद एक इंसान को पैसे देने के बाद एम्बर उससे उस ट्रक के कंटेनर के बारे में पूछ लेती है और ल्यूक कंटेनर को ट्रक से अटैच करके वापस से मैक्सिको बॉर्डर की तरफ जाने लगता है। मैक्सिको बॉर्डर से ट्रक को बहुत आसानी से निकालने के लिए एम्बर ने एक और प्लान बनाया हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग वो रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी से रुक जाती है और वहां पर मौजूद एक मैक्सिको पुलिस के बंदे को पैसे देकर उससे उसकी गाड़ी को उधार ले लेती है। कुल मिलाकर वो बॉर्डर पे ऐसा शो करने वाली थी जैसे कि उस ट्रक के अंदर सरकार का कुछ बहुत ही जरूरी सामान जा रहा है, जिससे बॉर्डर पर इस बार उनकी चेकिंग नहीं होती। लेकिन बॉर्डर पर पहुंचने के बाद उनका ये प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि अचानक से वहां पर मैक्सिको के और भी पुलिस वाले आ गए थे, जो कि एम्बर को पुलिस की गाड़ी में नॉर्मल ड्रेस में बैठा हुआ देखकर उस पर शक कर रहे थे। तब एम्बर उन लोगों के सामने एकदम काम रहने की कोशिश करती है और मार्क इस बात को समझ जाता है कि एम्बर अब उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगी। तभी अचानक एक पुलिस वाला ल्यूक के ट्रक के पास आकर उसकी इन्फॉर्मेशन को भी चेक करने लग गया था, जिससे देखकर मार्क को सोचते हुए पीछे खड़ी एक गाड़ी पर अपनी गाड़ी से जानबूझकर टक्कर मार देता है, जो देखकर सारे पुलिस वाले तुरंत ही उसके पास आ जाते हैं। और इस बीच बिल जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरकर मैक्सिको बॉर्डर के टोल नाके को खोल देता है, जिससे ल्यूक जल्दी से वहां पर से निकल गया था। इसके बाद मार्क को अरेस्ट होने से बचाने के लिए बिल जल्दी से अपने FBI कार्ड को लेकर उन पुलिस वालों के पास जाता है और उनके सामने ऐसा दिखाता है कि मार्क के लॉस एंजलिस का निवासी होने की वजह से वो मार्क को लॉस एंजलिस की जेल में डाल देगा, इसीलिए वो पुलिस वाले भी चुपचाप मार्क को बिल के हवाले कर देते हैं। इससे टास्क फोर्स के सब लोग सेफली वहां से निकलकर लॉस एंजलिस में वापस आ गए थे। तब एक खाली जगह पर डेमन और नेथन भी उन लोगों से मिलने के लिए आते हैं, जिनके सामने जब कंटेनर को चेक करा जाता है तो उसमें 500 किलो से ज्यादा के ड्रग्स थे। हालांकि उन सब में से कोई भी उस ड्रग को लोपेस तक पहुंचाना तो नहीं चाहता था, मगर उन्हें एक बहुत ही बड़े खतरे को टालने के लिए एक छोटा सा सैक्रिफाइस देना पड़ता है और रात में एक खाली जगह पर जाकर एम्बर और मार्क लोपेस के आने का इंतजार करने लगते हैं, ताकि वो उसको कंटेनर देकर उसके उस वाले मिशन में शामिल हो सके जिसमें वो सीजर के बॉस के लिए काम कर रहा था। तब लोपेस के वहां पर आने से पहले एम्बर अपने लिए भी 1 किलो ड्रग चुरा लेती है, क्योंकि उसे भी ड्रग लेने की आदत थी। जो देखकर मार्क जब उससे इस बारे में जानने की कोशिश करता है तो एम्बर उससे झूठ बोलती है कि वो उस ड्रग को ले जाकर कहीं पर फेंक देगी, जिससे कम से कम ये 1 किलो ड्रग तो आम लोगों तक नहीं पहुंचेगा। अब रात में लोपेस अपने एक साथी पेड्रो के साथ मार्क और एम्बर के पास पहुंच जाता है, जो कंटेनर को देखकर उन लोगों की तारीफ करने लग गया था। जिस वक्त ही एम्बर उससे पूछ लेती है कि लोपेस के पास मौजूद जो बड़ा काम है वो काम वो किसके लिए कर रहा है। इस पर लोपेस उन्हें बताता है कि वो काम उससे कोई बेलारूसी बंदा ही करवा रहा है, जिसने पैसे की जगह उसको ये 500 किलो ड्रग्स दिए थे और इनसे लोपेस बहुत सारे पैसे कमा सकता था। अब लोपेस मार्क और एम्बर से कहता है कि तुम दोनों मुझसे कल मिलने के लिए आना, पर इतना बोलने के बाद जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास जाता है वैसे ही पेड्रो के गाड़ी को चालू करते ही उसमें एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिससे लोपेस की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो जल्दी ही मरने वाला था। तब मार्क इस बात को समझ जाता है कि उस बेलारूसी आदमी ने जानबूझकर लोपेस की गाड़ी में बम रखवाया होगा, ताकि लोपेस किसी भी हालत में उनके प्लान के बारे में किसी को ना बता पाए। इसीलिए मार्क लोपेस के मरने से पहले उसको भी ये सारी चीजें समझाता है और उससे वादा करता है कि लोपेस अगर उस आदमी के नाम के बारे में मार्क को बता देगा तो मार्क उस आदमी से लोपेस की मौत का बदला जरूर लेगा। लोपेस भी तब बता देता है कि उस आदमी का नाम वोल्चेक है, लेकिन अब वोल्चेक का पूरा नाम बताने से पहले ही लोपेस की मौत हो जाती है।
इस बात की वजह से एम्बर और मार्क का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि बेलारूस में वोल्चेक नाम के बहुत सारे आदमी थे। खैर फिलहाल के लिए वो दोनों अपने घर पे चले जाते हैं, जहां जब सुबह अपने हेडक्वार्टर में जाने के लिए मार्क नहा रहा था तभी अचानक ब्रेन ट्यूमर के कारण उसके दिमाग में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और उसे बार बार पिछली रात हुए ब्लास्ट और जेल में होने वाली लड़ाइयों के बारे में याद आने लगता है। तब अपने माइंड को शांत करने के लिए वो एम्बर के पास कॉल करता है, मगर एम्बर खुद भी अपने ड्रग एडिक्शन की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी और उसका बहुत ज्यादा मन कर रहा था कि वो पिछली रात चुराए गए 1 किलो ड्रग में से थोड़ा सा ड्रग खुद इस्तेमाल कर ले। पर फिलहाल के लिए जैसे तैसे वो खुद को कंट्रोल करके अपने हेडक्वार्टर में पहुंच जाती है, जहां पर जाने के बाद वो लोग नेथन को पिछली रात के बारे में सारी चीजें बताते हैं और नेथन भी अब वॉलचेक का नाम सुनकर परेशान होने लगता है क्योंकि अब उसे जल्दी से जल्दी वॉलचेक के बारे में पता लगाना था। तभी मार्क कुछ सोचते हुए बताता है कि जेल में मेरी दोस्ती तैमूर नाम के एक बंदे के साथ हुई थी जो कि खुद भी बेलारूस का ही था और उसकी जान पहचान बेलारूस के काफी सारे ड्रग कार्टेल्स के साथ थी। इसलिए अगर मुझे वापस से जेल में डाल दिया जाता है तो मैं तैमूर से बात करके वॉलचेक की जानकारी निकलवाने की कोशिश कर सकता हूँ। अब ये प्लान बढ़िया तो था, पर ऐसे में अगर वापस से एक बार अचानक से मार्क को उसी जेल में डाला जाता तो वहां के कैदियों को उसके एजेंट होने के बारे में शक हो सकता था। इसीलिए एम्बर उसको ऐसा करने से मना करती है, पर क्योंकि मार्क के हिसाब से इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होता इसीलिए वो इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कहता है। फिर जब नेथन उस जेल के वार्डन से मार्क को वापस से जेल में डालने के बारे में बात करता है तो वार्डन इस बार मार्क को उस जेल में डालने के लिए मना कर देता है क्योंकि पिछली बार मार्क के उस जेल में आने के बाद से लड़ाइयां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तभी नेथन को एक और आइडिया सूझता है और वो डिसाइड करता है कि वो मार्क को जेल के अंदर भिजवा कर नहीं बल्कि तैमूर को जेल से बाहर निकाल कर मार्क से मिलवाएगा। इसके लिए वार्डन भी मान जाता है और अब वो लोग एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाकर कुछ पुलिस वालों को तैमूर के सेल के पास भेजते हैं, जहां पर वो पुलिस वाले तैमूर से कहते हैं कि हम तुम्हें कोर्ट में लेकर जाने वाले हैं। ये सुनने के बाद तैमूर बहुत ज्यादा खुश होता है और तुरंत ही उन पुलिस वालों के साथ जाकर उनकी एक गाड़ी में बैठ जाता है जिसमें मार्क भी पहले से मौजूद था। तब मार्क को देखकर तैमूर और ज्यादा खुश हो जाता है और मार्क उसके सामने बहाना बनाता है कि पिछली बार हुई लड़ाई के बाद से उसे एक बहुत ही खतरनाक जेल में डाल दिया गया था, जहां पर से आज उसे कोर्ट में पेश करने के लिए निकाला गया है। इस बात पर तैमूर को भी भरोसा हो जाता है। अब वैसे उस गाड़ी के ड्राइवर ल्यूक और एम्बर ही थे जो तैमूर के गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी को कोर्ट की तरफ ले जाने लगते हैं, मगर अपने प्लान के अकॉर्डिंग रास्ते में ल्यूक जानबूझकर गाड़ी को एक खंबे से ठोक देता है, जिससे तैमूर को लगने लग गया था कि गाड़ी का सच में एक्सीडेंट हो गया है। अभी मार्क भी पूरी तरह से एक्टिंग में घुसकर ऐसा दिखाता है जैसे वो इस मौके का फायदा उठाकर भागने वाला हो, जिसके लिए वो एम्बर और ल्यूक पर झूठ मूठ का हमला भी करता है और तैमूर का भरोसा जीतकर उसे वहां से अपने साथ एक वेयर हाउस में ले जाता है। वहां पर जाने के बाद वो लोग अपने कपड़े चेंज कर वर्कर जैसे कपड़े पहन लेते हैं और मार्क तैमूर से कहता है कि मैं लॉस एंजलिस में किसी को भी नहीं जानता, इसीलिए अगर तुम्हारी जान पहचान में कोई हो तो उसको कॉल कर लो। इस पर तैमूर बताता है कि मेरे अंकल मिखाइल, जिनकी वजह से मेरी बेलारूस के इतने सारे ड्रग कार्टेल के साथ जान पहचान है, वो भी यहीं पर रहते हैं और एक रेस्टोरेंट की आड़ में काफी सारे ड्रग्स भी बेचते हैं। इस बात को सुनते ही मार्क समझ गया था कि पक्का तैमूर के अंकल मिखाइल को वॉलचेक के बारे में जरूर पता होगा। इसीलिए फिलहाल वो तैमूर को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर एक आदमी के फोन को चुरा कर तैमूर सबसे पहले अपने कजन को कॉल करके अपनी लोकेशन के बारे में बताता है और तैमूर का वो कजन जिसका नाम दिमित्री था वो थोड़ी ही देर में उनकी लोकेशन पर आकर उनको पिकअप करने वाला था। इसके बाद मार्क तैमूर से कहता है कि हमें इस फोन को फेंक देना चाहिए वरना पुलिस वाले हमारी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। इतना बोलते ही वो तैमूर से फोन को लेकर पास रख के कूड़ेदान के पास जाता है, मगर फोन को फेंकने की बजाय मार्क तैमूर की नजर से उसे बचाकर अपनी जेब में डाल लेता है। दूसरी तरफ जब हेडक्वार्टर में डेमन और नेथन आपस में बातें कर रहे थे तभी वहां पर एक औरत आकर नेथन को बताती है कि बाहर अटॉर्नी जनरल आकर हंगामा कर रहा है। ये बात सुनने के बाद नेथन और डेमन तुरंत ही उसके पास जाते हैं और अटॉर्नी जनरल गुस्से में उनसे बोलने लगता है कि तुम लोगों की एक फालतू मिशन की वजह से तैमूर नाम का एक अपराधी जेल तोड़कर भाग गया है और अब अगर तुम लोग मुझे नहीं बताओगे कि लॉस एंजलिस में क्या चल रहा है तो मैं ऊपर के लोगों से कंप्लेन करके तुम्हारी टास्क फोर्स को बंद करवा दूंगा। ये बात सुनने के बाद डेमन गुस्से में अटॉर्नी जनरल को उल्टा सीधा बोलने लग जाता है क्योंकि वो जानता था कि अटॉर्नी जनरल किसी तरह से इस केस का क्रेडिट खा के खुद गवर्नर बनना चाहता है। इस बारे में साफ साफ उसने अटॉर्नी जनरल से बोल भी दिया था, जिसके बाद वो अटॉर्नी जनरल को वहां पर से जाने के लिए कहता है और अटॉर्नी जनरल को भी मुंह लटकाकर वहां से जाना पड़ता है। इधर अब तक तैमूर के कजन दिमित्री ने तैमूर और मार्क को पिकअप कर लिया था, जिसके बाद वो उन्हें अपने साथ सीधा मिकाइल के घर में लेकर चला जाता है, जहां पर तैमूर तो मिकाइल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, मगर मिकाइल उसको देखकर ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि जैसा कि वो लोग जेल से भागकर सीधा वहां पर आ गए थे तो ऐसे में मिकाइल के भी कैपिटल लग सकते थे। इसके बावजूद मिखाइल उन्हें वहां पर रहने की परमिशन दे देता है और फिलहाल के लिए मार्क उससे बाथरूम का बहाना बनाकर बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम में पहुंचते ही उसने अपने पास मौजूद फोन से एम्बर को कॉल करके कहा था कि शेपर्ड से इस मोबाइल को ट्रैक करने के लिए कहो और जल्दी से बैकअप लेकर यहाँ पर आ जाओ। इतना बोलकर मार्क जल्दी से फोन को काट देता है और बाथरूम से बाहर आकर चुपके से बेसमेंट एरिया में जाकर वहां मौजूद एक कमरे में घुस जाता है। वहां पर जाने के बाद तो उसके दिमाग की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी और सामने मौजूद नोट्स में काफी सारी जगह के नाम लिखे हुए थे।
उस जगह को देखने के बाद मार्क समझ जाता है कि पक्का सीजर का बॉस यहीं से सारी चीजों को ऑपरेट कर रहा है। पर जैसा कि मार्क को पता था कि जल्दी ही उसकी टीम यहाँ पर आने वाली है, तो वो खुद से कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता था। इसलिए वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। मगर बाहर निकलते ही उसकी नजर सामने मौजूद एक आदमी पर पड़ती है जो कि सीजर का बॉस वोल्चेक था, और उसने मार्क को कमरे से बाहर निकलते हुए देख लिया था। तभी पीछे से मिखाइल आकर मार्क को गन पॉइंट पर ले लेता है, जिससे वोल्चेक बोलता है कि इसने काफी सारी चीजों को देख लिया है, इसीलिए इसको जान से मारना होगा। ये सुनने के बाद मिखाइल मार्क को अपने साथ बिल्डिंग के बाहर लेकर चला जाता है, जिस दौरान तैमूर भी उसके पीछे पीछे आ गया था और वहां पर मिखाइल मार्क को शूट करके खत्म करने वाला था। इधर अब तक वोल्चेक उस कमरे में जाकर वहां पर मौजूद सारे डॉक्यूमेंट को जला देता है, जिसके बाद वो कमरे में ब्लास्ट करके वहां पर से निकल जाता है, जिस ब्लास्ट की वजह से ही नीचे मौजूद मिखाइल का ध्यान भटक गया था और अभी उसने मार्क को जान से नहीं मारा था। इतने में वहां पर मार्क के साथी भी पहुंच गए थे, जो कि मार्क को बचाने के लिए मिखाइल को देखते ही उसके ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं, जो देखकर मिखाइल तुरंत ही तैमूर को उठाकर साइड में लेकर जाता है और मौके का फायदा उठाकर मार्क अपने साथियों के पास आ जाता है। इस दौरान मार्क की टीम वाले लगातार मिखाइल के ऊपर गोलियां चलाए जा रहे थे, जिस गोलीबारी के बीच में एक गोली जाकर तैमूर के लगती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इससे गुस्से में आकर मिखाइल सीधा पास में मौजूद ल्यूक के ऊपर गोलियां चलाने लग गया था, जिस दौरान किस्मत से ल्यूक को गोली नहीं लगती और वो नीचे बैठकर खुश होने लग जाता है। पर जैसे ही वो अपने पीछे देखता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि वो गोली असल में ल्यूक के न लगकर डेमन के लग गई थी। अभी मौके का फायदा उठाकर मिखाइल भी वहां पर से भाग जाता है, जिसके बाद मार्क और उसके बाकी सारे साथी तुरंत ही डेमन के पास आते हैं और उसे जल्दी से हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं। लेकिन सब कुछ जल्दी जल्दी करने के बावजूद भी डेमन का बहुत ज्यादा खून बह चुका था। इसी वजह से सर्जरी के दौरान डेमन की मौत हो जाती है, जो जानने के बाद नेथन और उसका पूरा का पूरा ग्रुप बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी हालत में वोल्चेक के प्लान को बर्बाद करके वोल्चेक को पकड़ कर रहेंगे। अब इसके बाद बहुत ही दुखी मन से नेथन शेफर्ड के साथ डेमन के घर पे जाता है और उसकी बीवी को उसकी मौत के बारे में बताता है। तब डेमन की मौत की खबर को सुनकर डेमन की बीवी बहुत ही बुरी तरह से रोने लग गई थी, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही डेमन और उसने अपने बेटे को खो दिया था और अब इतनी जल्दी डेमन की भी मौत हो गई थी। तब जैसे तैसे नेथन उसको संभालता है और अपने हेडक्वार्टर में वापस आ जाता है। वहां पर नेथन से बात करके उसे पता चलता है कि नेथन ने मिखाइल के घर के बेसमेंट में मौजूद एक पर्ची पे गैलागेर नाम को लिखा हुआ देखा था, जो कि शायद आगे की इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद कर सकता है। इसीलिए नेथन अब उससे गैलागेर नाम के बारे में पता करने के लिए कहता है, जिसके अगले ही पल नेथन के पास उसकी असिस्टेंट आकर उसे बताती है कि अटॉर्नी जनरल उनके मिशन में रुकावट पैदा करने के लिए एलएपीडी के ऑफिसर्स को उनकी टीम से हटाने वाला है। ये बात सुनने के बाद नेथन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा इस बार अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में जाकर उससे कहता है कि अब तुम्हारे बस में जो भी हो तुम वो कर लो, पर इसके बाद अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जो तुमने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। इतना बोलने के बाद नेथन वहां पर से चुपचाप निकल गया था। इधर हेडक्वार्टर में शेफर्ड ने मिखाइल के बारे में और ज्यादा चीजें पता कर उसके एक दूसरे एड्रेस के बारे में भी पता करा था, जो जानते ही मार्क और उसके साथी मिखाइल के दूसरे घर पे भी पहुंच जाते हैं, जहां पर आने के बाद उन्हें मिखाइल की गाड़ी घर से बाहर जाते हुए दिखाई देती है, जिसको रोकने के लिए जैसे तैसे वो लोग मेन गेट को बंद कर देते हैं और बाद में गाड़ी को चारों तरफ से जाकर घेर लिया जाता है। पर बाद में उन्हें पता चलता है कि उस गाड़ी में मिखाइल नहीं बल्कि मिखाइल की बीवी थी, जो कि बाहर आने के बाद रोती हुई घुटनों पर बैठ जाती है और मार्क और उसके साथी उसे पकड़कर अपने साथ हेडक्वार्टर में ले जाते हैं। वहां पर जैसे ही वो लोग उससे मिखाइल के काम के बारे में पूछताछ करना शुरू करते हैं, तो पहले तो मिखाइल की बीवी उनके सामने रोता हुआ ऐसा दिखाती है जैसे कि उसे मिखाइल के काम के बारे में ना पता हो। पर बाद में मार्क और एम्बर जब उसे जेल में डालने की धमकी देते हैं तो वो मिखाइल के उल्टे सीधे काम के बारे में सब कुछ बक देती है। अब क्योंकि सिर्फ मिखाइल की बीवी की मदद से ही मिखाइल को पकड़ा जा सकता था, इसीलिए अब शेफर्ड मिखाइल की बीवी के फोन का एक्सेस अपने कंप्यूटर में लेकर मिखाइल को मैसेज करती है और शाम में उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। वहां पर आने के लिए मिखाइल भी मान गया था, जिसके बाद मिखाइल गुस्से में सीधा वोल्चेक के पास जाकर उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है, क्योंकि उसने मिखाइल के घर को पूरी तरह से ब्लास्ट कर दिया था और मिखाइल को असल में ये बात नहीं पता थी कि वोल्चेक असल में इतना बड़ा कौन सा काम करने वाला है कि वोल्चेक को ढूंढते हुए लोग मिखाइल के घर तक पहुंच गए थे। तो मिखाइल के चिल्लाने के कारण वोल्चेक गुस्से में उसका गला पकड़ते हुए उससे कहता है कि तुम्हें मेरे काम के बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम्हें हमेशा मेरे लिए ही काम करना पड़ेगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनने के बाद तो मिखाइल की पैंट गीली हो जाती है और फिलहाल के लिए वोल्चेक वहां पर से चला जाता है। इसके बाद जब रात में मिखाइल अपनी बीवी से मिलने के लिए उसकी बताई गई लोकेशन पर जाता है, तो वहां पर मिखाइल की बीवी उसे देखते ही वहां से भागने का इशारा कर देती है और आसपास मिखाइल को नजरें घुमाने पर पता चलता है कि वहां पर मार्क और उसकी पूरी टीम वाले मौजूद हैं। इसीलिए अभी वो वहां पर से भागने लग गया था, जिसके बाद वो भागता हुआ सीधा मेट्रो स्टेशन के पास पहुंच जाता है, मगर उसके मेट्रो में चढ़ने से पहले ही मेट्रो वहां पर से निकल जाती है और जब वो दोबारा से बाहर भाग कर आता है तो मीचम और उसके साथ ही मिलकर मिखाइल को पकड़ लेते हैं।
पर जब वो उसको पुलिस स्टेशन में ले जाकर उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर मिखाइल उन्हें कुछ भी नहीं बताता और उसके हालात देखकर पता चल रहा था कि वो वैसे भी उन लोगों को कुछ भी नहीं बताएगा। इसीलिए तब नेथन बाकी सबसे मिखाइल के बारे में और भी चीजें पता करने के लिए कहता है, जो पकड़ने के लिए मार्क और एम्बर सीधा दिमित्री के पास जाकर उसको धमकी देते हैं और तब दिमित्री कुछ ऐसा बताता है जिसके जरिए मिखाइल को ब्लैकमेल करके उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाई जा सकती थी। वापस आने के बाद जब वो लोग इस इन्फॉर्मेशन के बारे में नेथन और शेफर्ड को बताते हैं तो शेफर्ड इस बार खुद जाकर मिखाइल से पूछताछ करती है, क्योंकि असल में मिखाइल की एक बेटी थी जो कि थोड़ी थोड़ी शेफर्ड की तरह लगती थी और उसी का नाम लेके फिलहाल के लिए वो लोग मिखाइल को ब्लैकमेल कर रहे थे ताकि मिखाइल वॉल्चेक के बारे में अपना मुंह खोल दे। तब मिखाइल भी मजबूरी में उन्हें सब कुछ बताने लगता है कि आज से लगभग 1 महीने पहले वॉल्चेक ने उसको कांटेक्ट करके उसके रेस्टोरेंट में थोड़ी सी जगह मांगी थी, क्योंकि वहां पर वो अपना एक बहुत ही जरूरी काम करना चाहता था। तब मिखाइल ने भी उसे अपने रेस्टोरेंट के बेसमेंट वाली जगह दे दी थी, जिसके बदले में उसे वॉल्चेक से बहुत सारे पैसे मिले थे और इसके अलावा सच में मिखाइल को वॉल्चेक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब क्योंकि ये जानकारी वॉल्चेक तक पहुंचने के लिए काफी नहीं होती, इसीलिए अब किसी को भी समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी मिखाइल कहता है कि मैं आप लोगों को वॉल्चेक तक पहुंचाने में मदद कर सकता हूं, पर इसके लिए आप लोगों को मुझे फ्री करना पड़ेगा। तब नेथन ऐसा करने के लिए मान जाता है और फिर मिखाइल शहर के बीच में जाकर एक खंबे पे ग्रीन चौक से कोई साइन बनाता है और बाद में मार्क और बाकी सबके पास वापस आके बताता है कि इस साइन का मतलब है कि मेरे पास कुछ बहुत ही जरूरी जानकारी है जिसको बताने के लिए मैं रात में तुमसे एयरपोर्ट पर मिलना चाहता हूँ। इसका मतलब आज रात में वॉल्चेक मिखाइल से मिलने के लिए एयरपोर्ट पर आने वाला था, इसीलिए रात के समय में मिखाइल भी एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही वॉल्चेक भी अपनी गाड़ी से वहां पर पहुंच गया था। तब उसके आते ही मार्क और उसके साथ ही तुरंत ही उसे गन पॉइंट पर लेकर घेर लेते हैं, पर बाद में उनके सामने मौजूद बंदे को ध्यान से देखने पर उन्हें पता चलता है कि वो बंदा असल में वॉल्चेक नहीं बल्कि कोई और था, जिसे वॉल्चेक ने जानबूझकर अपने जैसे कपड़े पहनाकर अपनी गाड़ी में वहां पर भेजा था। असल में सुबह जब मिखाइल चौक से निशान लगा रहा था तो उस दौरान पास के एक रेस्टोरेंट से वॉल्चेक ने उसके आसपास मार्क और उसके साथियों को देख लिया था, जिसकी वजह से ही उससे मिखाइल के प्लान के बारे में पता चल चुका था। अब इससे मार्क का तो दिमाग खराब होने लग गया था, जबकि वॉल्चेक तो मस्त होकर एक थिएटर में मूवी देख रहा था। पर जब वो मूवी देखते हुए उसके आसपास मौजूद लोगों को हंसता हुआ देखता है तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वॉल्चेक को अमेरिकन लोगों से बहुत ज्यादा नफरत थी। लेकिन क्यों? असल में वॉल्चेक का पूरा नाम बोरिस वॉल्चेक था और 2008 के समय में वो बेलारूसी इंटेलिजेंस में काम करा करता था। उससे पहले वो 2006 तक बेलारूसी आर्मी में बॉम्ब एक्सपर्ट रह चुका था, जिसके कारण ही उसे इंटेलिजेंस में आराम से जॉब मिल गई थी। और एक बार जब 2008 के समय में वो अपने घर में अपना काम आराम से कर रहा था, तभी अचानक उसका भाई एंटोन उसके पास उससे मिलने के लिए आता है, जिसको कुछ लोगों ने अपना उधार का पैसा वसूल करने के लिए बहुत ही बुरी तरह से मारा था। अब क्योंकि उधार का अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा था, इसीलिए एंटोन के पास इतने पैसे नहीं होते और अभी एंटोन वॉल्चेक को बताता है कि उन लोगों का बॉस एंटोन के उधार लिए गए पैसे को पूरी तरह से माफ करने के लिए बस वॉल्चेक से मिलना चाहता है। तब वॉल्चेक भी उस आदमी से मिलने के लिए मान जाता है और अब एंटोन उसे अपने साथ डेनिस नाम के एक अमेरिकन आदमी के पास लेकर जाता है, जो पैसे के बदले में वॉल्चेक से बेलारूसी इंटेलिजेंस की एक बहुत ही जरूरी जानकारी निकलवाना चाहता था, जिससे अमेरिका को एक दूसरे देश की डील में बहुत ज्यादा फायदा होता। अब शुरू में तो वॉल्चेक ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है, पर डेनिस उसको कहता है कि अगर तुमने हमारा काम नहीं करा तो अगली बार मेरे साथी एंटोन को जान से भी मार सकते हैं। ये बात सुनकर वॉल्चेक को मजबूरी में वो जरूरी जानकारी डेनिस को देने के लिए मानना पड़ता है, जिसके लिए वो अगले दिन अपने ऑफिस में जाकर देर रात तक काम करने का दिखावा करता है। और जब उसके ऑफिस से सारे लोग चले जाते हैं तो वॉल्चेक अपने ऑफिसर के केबिन में जाकर उसके कंप्यूटर से वो जरूरी जानकारी अपने पास मौजूद एक डिवाइस में कॉपी कर लेता है। अब इसके बाद अपने घर पे वापस आकर वो एंटोन को बहुत ज्यादा उदास देखता है, क्योंकि एंटोन अपनी हरकतों की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदा था और उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके भाई को बस उसके कारण देश के खिलाफ काम करना पड़ रहा था। इस पर वॉल्चेक एंटोन को समझाता है कि मेरे लिए मेरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा प्यारा कुछ भी नहीं है। पर इसके बाद भी एंटोन बहुत ज्यादा टूटा हुआ था, इसीलिए वो बाथरूम जाने का बहाना बनाकर बाथरूम में जाकर खुद को शूट करके खत्म कर लेता है। और जब गोली की आवाज सुनकर वॉल्चेक बाथरूम में जाता है तो एंटोन की लाश को देखकर वो खुद भी पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद ही उसे अमेरिकन से नफरत हो गई थी, और जैसा कि इस जानकारी से अमेरिकन का फायदा होने वाला था, तो अब वॉल्चेक फैसला कर लेता है कि वो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका की ईंट से ईंट बजा देगा। खैर अभी कुछ देर बाद वो उस जरूरी जानकारी की हार्ड ड्राइव को लेकर डेनिस को दे देता है, लेकिन वो उसे एंटोन की मौत के बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर इसके बाद जैसे ही डेनिस उस ड्राइव को लेकर ऊपर जाता है और उसकी इन्फॉर्मेशन को देखने की कोशिश करता है, तभी अचानक उसके घर में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होने से उसकी मौत हो जाती है। असल में डेनिस से अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए वॉल्चेक ने उस ड्राइव में बम लगा दिया था, पर अभी डेनिस को मारने के बाद भी वॉल्चेक अमेरिका को एक बहुत ही बड़ा झटका देना चाहता था। इसके लिए जैसा कि उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए वो अपनी इंटेलिजेंस की जॉब को छोड़कर एक फूड कंपनी में काम करने लगता है, जहां 10 साल तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करके उसने अब तक 100 करोड़ रुपए का स्कैम कर लिया था, जिसके बारे में उसकी कंपनी को आज तक पता नहीं चला था।
इसके बाद एक दिन उनकी कंपनी में कुछ लोग इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं, जिस दौरान वॉल्चेक की कंपनी के साथ साथ वहां अमेरिकन कंपनी का एक बंदा मैट भी आया हुआ था, जिसकी डील वॉल्चेक से काफी ज्यादा अच्छी थी। इसीलिए सारी कंपनीज के हेड इन्वेस्टिंग से पहले कुछ दिन सोचने का टाइम मांगते हैं, जिसके बाद ही वो बताने वाले थे कि वो वॉल्चेक और मैट में से किसकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अभी वॉल्चेक भी इस बात को समझ चुका था कि वो सारे लोग कहीं ना कहीं मैट की कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, और जैसा कि वॉल्चेक को अमेरिका से सख्त नफरत थी, इसीलिए वो अपने एक आदमी आंद्रे से मैट की कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है, जिसके लिए आंद्रे भी मान गया था। इसके कुछ दिनों बाद जब वापस से मीटिंग होती है तो अचानक से मैट कहता है कि मैं अपनी कंपनी में किसी की भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहता। इसीलिए अब सभी कंपनीज वॉल्चेक की कंपनी में इन्वेस्ट कर देती हैं, जिससे वॉल्चेक बहुत ज्यादा खुश होता है। और असल में मैट ने इस डील से अपना नाम इसीलिए हटा लिया था क्योंकि आंद्रे ने वॉल्चेक को मैट के करे गए घोटालों की इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दी थी, जिसकी मदद से ही वॉल्चेक ने मैट को ब्लैकमेल करके उससे इस मीटिंग में इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर दिया था। हालांकि इस बात से मैट भी काफी ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए मीटिंग के खत्म होने के बाद वो वॉल्चेक को धमकी भी देता है कि मैं भी तुम्हारे बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकाल कर तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। मगर अभी वॉल्चेक उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और रात के समय में अपनी बीवी के साथ एंजॉय करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। वहाँ वो अपनी बीवी से बातें कर ही रहा था कि तभी अचानक उससे रेस्टोरेंट में आंद्रे आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर जब वॉल्चेक उससे बात करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि असल में वॉल्चेक के स्कैम के बारे में मैट को भी पता चल गया था और उसने वो खबर लीक कर दी है, जिसकी वजह से जल्दी ही पूरे शहर की पुलिस वॉल्चेक को पकड़ने के लिए आने वाली थी। और अभी के लिए वॉल्चेक के पास खुद को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो इस कंट्री को छोड़कर किसी और कंट्री में चला जाए। ये बात सुनने के बाद तो वॉल्चेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर कोई और रास्ता न होने के कारण वो दूसरी कंट्री में जाने के लिए मान जाता है और सबसे पहले वो अपनी बीवी को बेलारूस के ही एक एयरपोर्ट में प्राइवेट प्लेन में भेजता है, जिसमें बैठने के बाद वॉल्चेक की बीवी वॉल्चेक का इंतजार करने लग गई थी। पर ये सब भी असल में वॉल्चेक की ही एक चाल थी, क्योंकि वो प्लेन में खुद न जाकर अपने ही जैसे दिखाई देने वाले एक दूसरे आदमी को भेज देता है और जानबूझकर प्लेन को तब तक एयरपोर्ट पर ही रखता है जब तक पुलिस वाले उसके बारे में पता करते हुए एयरपोर्ट पर नहीं आ जाते। फिर पुलिस वालों के प्लेन के पास पहुंचते ही वॉल्चेक पुलिस वालों के सामने ही प्लेन में बॉम्ब ब्लास्ट करके उस आदमी और अपनी बीवी को खत्म कर देता है, जिससे अब पुलिस वालों को लगने लग गया था कि वॉल्चेक की बीवी के साथ साथ वॉल्चेक भी इस धमाके में मारा गया है। इसके बाद ही वॉल्चेक अमेरिका में आ गया था और तब से वो अमेरिका में ही रहकर अमेरिका में एक बहुत ही बड़े बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा था। अब प्रेजेंट टाइम तक वॉल्चेक अपने सारी जरूरी सामान को मिखाइल के रेस्टोरेंट से हटाकर एक बहुत ही बड़े वेयर हाउस में लेकर आ जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही आंद्रे उसके पास आकर उसे बताता है कि उसने मिखाइल के रेस्टोरेंट से उनके वहां पर होने के सारे सबूत मिटा दिए हैं और साथ ही जिस कंपनी के सर्वर में मिखाइल के रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज स्टोर हुआ करती थी, उस कंपनी में जाकर उस सर्वर को भी बर्बाद कर दिया है। खैर वहीं उस कंपनी के सर्वर पर हुए अटैक के बारे में मार्क और उसकी टीम को पता चलने पर वो भी वहां पर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि सर्वर को तोड़ने के साथ साथ वॉल्चेक के आदमियों ने कुछ वर्कर्स को भी जान से मार दिया था। खैर वहीं नेथन भी अभी वॉल्चेक को पकड़ने के बारे में ही सोच रहा था, और जैसा कि वॉल्चेक इतनी आसानी से अकेले तो अमेरिका में सारी चीजें ऑपरेट नहीं कर सकता था, इसीलिए नेथन समझ जाता है कि पक्का कोई ना कोई वॉल्चेक का साथ तो जरूर दे रहा है। इस बात का सबसे पहला शक नेथन को बेलारूसी काउंसिल जनरल एस्टापोव पे होता है, जो खुद भी बेलारूसी होने के कारण वॉल्चेक की मदद कर सकता था। इसीलिए नेथन उससे मिलने के लिए जाता है और उससे बात करते हुए उससे वॉल्चेक के बारे में बताकर उसकी जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है। तब वॉल्चेक का नाम सुनकर तो अचानक से एस्टापोव के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं कि एस्टापोव को पक्का वॉल्चेक के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर पता है। मगर अभी भी एस्टापोव कहता है कि मैं वॉल्चेक नाम के किसी भी बंदे को नहीं जानता। इतना बोलकर वो नेथन के पास से जल्दी से निकल जाता है और अब नेथन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो एस्टापोव से वॉल्चेक के बारे में जानकारी कैसे निकालेगा। मगर आगे जब वो इस इंसिडेंट के बारे में अपने बाकी साथियों को बताता है तो उसी समय पर ल्यूक नेथन को बताता है कि जल्दी ही एस्टापोव के घर में एक पार्टी है, जिसका ही फायदा उठाकर हम उसके घर में जा सकते हैं और चुपके से उसके कंप्यूटर से सारे डेटा को निकाल सकते हैं, जिसमें वॉल्चेक का डेटा भी शामिल होगा। यह आइडिया नेथन को भी काफी सही लगता है और सबसे इस काम की तैयारी करने को कहता है। अब पार्टी वाली रात जब मार्क अपने घर में तैयार हो रहा था, तभी अचानक ब्रेन ट्यूमर के कारण उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर से इस बारे में बात करके उसकी डोज को हाई करने के लिए कहता है। मगर डॉक्टर ऐसा करने से मना करते हुए कॉल को काट देता है। अभी मार्क की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी, पर तभी उसके घर में एम्बर तैयार होकर पहुंच जाती है और मार्क को भी जल्दी से तैयार होने को कहती है। तो मार्क भी जैसे तैसे खुद को संभालते हुए तैयार होकर एम्बर के साथ पार्टी में पहुंच जाता है। वहां पर उनके बाकी सारे साथी भी आए हुए थे, जिसमें सबसे पहले नेथन अपने प्लान के अकॉर्डिंग एस्टापोव का ध्यान भटकाते हुए उसे अपने साथ बातों में बिजी करता है और पीछे से शेफर्ड, एम्बर और मार्क जाके एस्टापोव के कमरे से सारे डेटा को चुरा लेते हैं। इसके बारे में एस्टापोव को कुछ भी पता नहीं चलता और काम खत्म होने के बाद नेथन भी उसके पास से चला जाता है। फिर इसके अगले दिन नेथन को पता चलता है कि अटॉर्नी जनरल उनके खिलाफ वापस से कोई ना कोई हरकत करने वाला है
इसीलिए नेथन अब सीधा शहर के जनरल के साथ अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में पहुंच जाता है और वो जनरल असल में नेथन का बहुत अच्छा दोस्त था। जनरल ने अटॉर्नी जनरल से साफ साफ कह भी दिया था कि तुम कभी भी नेथन के रास्ते में दोबारा से मत आना। ये सुनने के बाद तो अटॉर्नी जनरल का डब्बे जैसा मुंह खुला रह जाता है और जनरल वहां पर से नेथन के साथ खुशी खुशी निकल जाता है। खैर वहीं अब तक हेडक्वार्टर में शेफर्ड को गैलागर नाम के आदमी के बारे में पता चला था, जो कि पहले के टाइम पर तैमूर का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था और बचपन से वो लॉस एंजलिस में ही रहता था। इसीलिए अब शेफर्ड को लगने लगता है कि शायद वोल्चेक ने तैमूर के उस दोस्त गैलागर को ही अपने मिशन के बारे में कोई खास जानकारी दे रखी है, जिसकी वजह से ही मिखाइल के घर के बेसमेंट में उसका नाम लिखा हुआ था। इसीलिए अब गैलागर को पकड़ने के लिए मार्क और एम्बर तुरंत ही उसके बारे में पता करना शुरू कर देते हैं, जिस दौरान जब वो उसके पुराने घर में जाते हैं तो वहां पर उन्हें गैलागर नहीं मिलता। इवन अभी गैलागर के बारे में कहीं पर भी पता करने पर उन्हें गैलागर की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। पर किस्मत से बाद में उन्हें एक आदमी से बात करके गैलागर के नए एड्रेस के बारे में पता चल जाता है, जो कि आजकल रेगिस्तान वाले एरिया के बीच में एक वैन में रहा करता था। ये जानने के बाद मार्क अपनी पूरी टीम के साथ उसकी वैन के पास जाने लगता है, जिस दौरान रास्ते में मार्क के सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, जो एम्बर भी नोटिस करती है। इसके बाद जब वो लोग एक पेट्रोल पंप पे रुकते हैं तो एम्बर उससे उसके सर दर्द का कारण पूछती है, जिस पर मार्क उसे कहता है कि मुझे बस माइग्रेन की दिक्कत है। हालांकि इस बात पर एम्बर को पूरी तरह से भरोसा नहीं होता, मगर तब बात को पलटने के लिए मार्क उससे पूछता है कि एम्बर ने ट्रक से जो 1 किलो ड्रग चुराए थे उसका उसने क्या करा। तब इस बार एम्बर उससे झूठ ना बोलकर बताती है कि असल में आज से कुछ समय पहले जब वो अंडरकवर होकर एक ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही थी तो कुछ गुंडों को उसके ऊपर शक हो गया था और उस वक्त पर उन गुंडों को अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए एम्बर को उनके सामने ड्रग लेने पड़े थे और यही सेम सीन काफी दिनों तक चला था, जिसकी वजह से ही उस मिशन के बाद से एम्बर को ड्रग लेने की आदत पड़ गई थी। पर फिलहाल के लिए वो उस आदत को सुधारने की कोशिश कर रही थी और उसने अब तक उन 1 किलो ड्रग में से बिल्कुल भी ड्रग नहीं लिया था। ये बात सुनने के बाद मार्क को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इसके बाद वो लोग गैलागर की वैन में पहुंचने के बाद उसको पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, जिस दौरान गैलागर अपनी वैन को भगाने भी लग गया था। मगर जैसे तैसे मार्क और उसके साथी मिलकर गैलागर को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। मगर जैसे ही वो लोग गैलागर को अपने हेडक्वार्टर में लाकर उससे पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस गैलागर का तो वोल्चेक से असल में कोई लेना देना ही नहीं है और उसे सच में वोल्चेक के मिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बात सुनने के बाद तो सबका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि एक तरह से वो लोग वापस से एक स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए थे, जहां पर से आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। जब सारे लोग इस बारे में बातें कर रहे होते हैं तब बेल तो एक बार को मार्क पर गुस्सा करते हुए उससे पूछने लगता है कि पक्का तुमने बेसमेंट में यही नाम देखा था। इस समय पर मार्क के सर में काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था, इसलिए वो भी बेल पर चिल्लाते हुए हाँ बोलता है और एक दूसरे कमरे में चला जाता है। तभी वहां पर एम्बर आते हुए उसे एक हाई डोज की टैबलेट देती है और अब तक एम्बर ने मार्क के ब्रेन ट्यूमर के बारे में पता लगा लिया था, इसीलिए वो मार्क से उसका ध्यान रखने के लिए भी कहती है, क्योंकि मार्क ही असल में उनकी टीम का सबसे काबिल एजेंट था। खैर वहीं दूसरी तरफ वोल्चेक के वेयर हाउस में 2 बड़े बड़े ट्रक आते हैं, जिसमें बहुत सारा एक्सप्लोजिव मटेरियल था और वो ट्रक असल में गैलागर कंपनी के थे। इसका मतलब ये बात सच्चाई थी कि जिस गैलागर को इतनी मुश्किलों के बाद मार्क और उसके साथियों ने पकड़ा था वो गैलागर उनके किसी भी काम का नहीं है और असली गैलागर तो फाइनली वोल्चेक के पास पहुंच चुका है। पर क्या वोल्चेक के बॉम्ब ब्लास्ट करने से पहले मार्क और उसके साथी वोल्चेक तक पहुंच पाएंगे या वोल्चेक बॉम्ब ब्लास्ट करके अपने प्लान में कामयाब होकर लॉस एंजलिस को बर्बाद कर देगा? और सबसे जरूरी सवाल कि मार्क की हालत इतनी ज्यादा खराब होने के बाद भी वो इस मिशन को कंटिन्यू करेगा या फिर बीच में ही छोड़ देगा? माफ करना, वीडियो के बड़ा होने के कारण मैं इन सभी सवालों के जवाब आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में दूंगा, जो वैसे तो मैं जल्दी ही चैनल पर डालना चाहता हूँ। पर क्या मुझे इसके सेकंड पार्ट को लेकर आना चाहिए या फिर कोई नई सीरीज चालू कर देनी चाहिए? अगर आप लोग इसके सेकंड पार्ट को देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में इस बारे में बताना, और अगर आप लोग कोई नई सीरीज देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताना। बाकी अगर हर बार की तरह 100 लोग भी इसके सेकंड पार्ट को देखने की डिमांड करते हैं तो मैं उन 100 लोगों के लिए भी इसके सेकंड पार्ट को जरूर लेकर आऊंगा। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई सीरीज की कहानियां लेकर आता रहूंगा। पर फिलहाल के लिए टाटा और गुड बाय।